नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। अब देखिए, पहले डोज में तो सफलता पाई है, अब दूसरी डोज के लिए भी हमें जरा भी ढीला नहीं पड़ना है। जी सर। और जब मैं मंडी वालों से बात करता हूं तो मैं तो कहूंगा ही, अब मंडियाड़ी धाम का स्वाद मैं मिस कर रहा हूं। सर मंडी को तो आप दूसरा घर मानते हैं, ये पहले से हमें मालूम है सर। आप यहाँ प्रभारी रहे और अच्छे तरीके से आपने देश को भी संभाला है। हम आप पर पूरा भरोसा रखते हैं कि आगे भी आपको भगवान लंबी आयु दे और इस देश को संभाले। मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी ये मंडियाड़ी धाम का स्वाद वैसा ही रहता होगा। जी सर, जी सर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आइए अब निर्मा देवी से ये बात करते हैं। नमस्ते निर्मा सर। जी, नमस्ते। निर्मा जी, जिस इलाके में आप काम करती हैं वो तो एक जी प्रकार सर। से तीर्थों की धरती है। वहां मणिकर्ण भी है और मलाना जैसा प्राचीन देव गणतंत्र भी है। मलाना में टीकाकरण को लेकर आपके कई विशेष अनुभव रहे होंगे, क्योंकि मलाना एक विशिष्ट प्रकार का है। मैं स्पेशली मलाना देखने के लिए गया था। और ये सारा ही मैंने अपनी टीम के सहयोग से बनाया है। और सर, जो जिला में मैंने पहला टीका लगाया था और हमने छुट्टी वाले दिन और सरकारी छुट्टी वाले दिन भी हमने लगातार काम किया है। और हम सर आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें समय समय पर वैक्सीन की सप्लाई उपलब्ध करवाई और हम जो है लगातार काम करते रहे। और सर, हम ये भी आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि हमें आगे भी जो है वैक्सीन की सप्लाई लगातार मिलती रहे और हम सेकंड डोज को भी 30 नवंबर तक कंप्लीट कर सकें और हम फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। कर्मो जी, आपके तो नाम में ही कर्म लिखा हुआ है। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे बताया गया कि ड्यूटी के दौरान ही आपके पैर को फ्रैक्चर हो गया था, आप फिर भी काम करती रही। आपको ये लगा नहीं कि आपको आराम करना चाहिए, या आपके परिवार ने भी थोड़ा नाराजगी व्यक्त की होगी कि पैर ऐसा ही कमी रह जाएगी तो क्या करोगी? घर में झगड़ा भी हुआ होगा। नहीं सर, ड्यूटी के दौरान 4 जुलाई को मेरे पैर का फ्रैक्चर हुआ था और फिर मैंने 5 जुलाई को भी ड्यूटी की और उस दौरान जो है शाम तक मेरे पैर में काफ़ी सोजिश और दर्द हुआ। तो फिर सर डॉक्टर ने मुझे 4 सप्ताह का रेस्ट लिखा और मेडिसिन लिखी। तो सर फिर मैंने घर में लगातार रेस्ट किया और दवाई खाई और सर फिर मैं जो है 8 दिन के बाद मुझे ऐसे लगा कि अब मैं ठीक हूँ और मुझे ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो फिर सर मैंने फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली और अब जो है मैं लगातार वैक्सीन लगा रही हूँ। और सर मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनका भी यही कहना था कि आपको ये चांस मिला है, आप लोगों की सेवा करो। कर्मो देवी जी, आप जैसी बहनें सही मायने में कर्मयोगी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान आप जैसे साथियों के संकल्पों के कारण ही सफलता से आगे बढ़ा है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर। आइए अब उपासक जी से बात करते हैं। सर नमस्कार जी। उपासक जी नमस्ते। तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, उपासक जी बताइए कि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने खुद ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी और लगा दी। डोज लगवाई तो आपको कोई समस्या हुई? क्या हुआ, कैसा रहा?
नहीं, ऐसा कुछ भी समस्या नहीं हुआ सर। जब मेरे दोनों डोज में कुछ भी नहीं हुआ। मेडिकल वाले बोलते थे कि कुछ आपको बुखार आ सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा मेरा को कुछ भी नहीं हुआ जी। तो मैं फिर वही बातें लोगों को बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आप ही बढ़ चढ़ के आए जी आगे। देखिए उपासक जी, आपका तो शाहसुर गोम्पा एक आस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जी जी और मैं जानना चाहूंगा जी कि अपनी इस भूमिका का उपयोग, क्योंकि कभी कभी आध्यात्मिक पुरुषों के द्वारा संदेश जाता है तो बात बहुत तेजी से पॉजिटिव हो जाती है। आपने अपनी इस भूमिका का उपयोग टीकाकरण अभियान में कैसे किया? सर, प्रथम जो लोगों के मन में जो संदेह थे, अफवाहें फैल चुकी थी और थोड़ा मन आशंकित रहता है, तो कोई धर्मगुरु कहता है तो जरा गले उतर जाता है, तो वो सारी आशंकाएं क्या थी? जब हमारे घाटी में पहली बार कोरोना आया जी, फिर लोग मतलब समाज से बिल्कुल कट ऑफ हो गए जी। और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो हमारे जितने भी मंदिर गोम्पा थे सब बंद हो गए जी। लोगों का जो सामाजिक सरोकार, मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया था जी। तब उसके बाद आपके कृपा से जब भारत का अपना वैक्सीन बना जी, तो वैक्सीन आने पर भी लोग इतना आशंकित और भ्रमित थे कि अभी इसको हमने नहीं लगाना है, इससे कहीं कोई दूसरा बीमारी ना फैल जाए। तो हमने अपने उसमें हमने जो भी हमारे, क्योंकि एक तो लाहौल पूरा बहुत बहुल देश है, एक घाटी है जी, तो हमने सभी गोम्पाओं के लामाओं से हमने अपना एक संवाद स्थापित किया। हमने कहा कि अब हमें ये खासकर गोम्पाओं में पूजा पाठ से केवल ये कोरोना जाएगा नहीं, इसलिए हमने कहा कि अभी उनको सबको लामाओं को इकट्ठा करके एक पब्लिक में एक जन अभियान से एक मैसेज भेजेंगे जी। तो हमने सभी गोम्पाओं को कहा कि आप हर अपने गोम्पे के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, आप उनको फरमान जारी करें कि ऐसा वैक्सीन से कोई भी ऐसा आने वाला नहीं है, बीमारी नहीं आएगी। तो उससे लोग प्रभावित होकर, धार्मिक गुरुओं के उनके हस्ताक्षर से प्रभावित होकर लोग भी खुल के बाहर निकले जी। तो लोगों ने ये वैक्सीनेशन का शुरू किया जी। इसी बीच में फिर हमारे बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा जी ने भी अपना वैक्सीन लगाया। वो भी मतलब उसके भी वीडियो आए जी, तो हमने उस वीडियो को भी जन जन तक पहुंचाया। तो लोग उससे भी, दलाई लामा जी से भी प्रभावित होकर लोग आगे आए जी। फिर लोगों ने अपना अपना वैक्सीन लगाया। उसी तरह हमारे एक उप तहसील है जी स्पीति में जी, जो वहां पर पूरा दुनिया में सबसे ऊंचाई में स्थापित एक गांव है जी, कोमिक गांव जी। वहां भी एक हमारे बहुत भिक्षुणी रहते हैं जिसे हम चोमो कहते हैं जी। उन्होंने भी जितने भी मेडिकल के टीम है, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, जो भी मेडिकल टीम आए, उनके साथ स्वयं उन्होंने जाकर गांव के लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया। और पूरा मतलब 100% उस गांव को उन्होंने, हिमाचल में पहला गांव होने का एक सौभाग्य भी उन्होंने उनके हस्ताक्षर से हुआ जी। उपासक जी, मुझे तो कई बार लाहौल स्पीति आने का मौका मिला है, और उस समय जब आते थे तो रोहतांग होते हुए काफी चक्कर काट के लंबी सफर करके आना पड़ता था। अब तो अटल टनल बन गई है। इस टनल के खुलने से वहां के जीवन में क्या बदलाव आया है? आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? महोदय जी, अब ये हमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा देन रहा कि लाहौल वालों को, उनके एक परम मित्र अर्जुन गोपाल जी भी बार बार कहते थे कि हम दिल्ली जाएंगे, उनको इसके सुरंग के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने हमारे केलोंग में, जिला मुख्यालय केलोंग में ही उन्होंने सन 2000 में एक घोषणा की थी पब्लिक जनमंच से जी। तो उसके बाद ये थोड़ा उसमें काम तो आस्ते आस्ते शुरू होता रहा, लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री नेतृत्व में जी, तो उस काम को गति मिला जी। तो ये जो पिछले साल ये तैयार होके मतलब जनता की सेवा में समर्पित भी हुआ जी। सौभाग्य से जी, मैं उस दिन भी आपके स्वागत के दौरान भी मैं भी वहां मौजूद था जी। मैंने उस दिन भी आपका स्वागत किया जी। तो इससे आज के डेट में जी लाहौल के हर चीज, अब हम लोग कुल्लू आना चाहे तो जी कुल्लू आने के लिए एक मजाक जैसा हो गया जी। मतलब 2 घंटे में हम कुल्लू पहुंच जाते हैं जी। नहीं तो अगर लाहौल से निकलना होता तो पहले दिन से सोचना पड़ता था, पहले दिन से तैयारी करना पड़ता कि भाई कहीं रोहतांग में फंस जाएंगे, 10-10, 12-12 घंटे लगते थे जी। और आज इसके बनने से लाहौल में जितने भी हमारे जो खेती बाड़ी के जो हमारे फसल वगैरह है, वो मार्केट में जाने को दिक्कत नहीं हो रही जी। टूरिज्म का संभालना है, वो संभालना ही है। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश बहुत से युवाओं के लिए
वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इसका पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया। बेहतर सुविधाओं, शहरों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का हिमाचल को बहुत लाभ मिल रहा है। भाई और बहनों, कनेक्टिविटी से जीवन और आजीविका पर कितना सकारात्मक असर पड़ता है, ये इस कोरोना काल में भी हिमाचल प्रदेश ने अनुभव किया है। कनेक्टिविटी चाहे रोड की हो, रेल की हो, हवाई कनेक्टिविटी हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज देश की ये सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद जारी है, आइए सुनते हैं। उसे कई गुना बढ़ा सकती है। अब तो ई कॉमर्स के नए माध्यम से हमारी बहनों को नए तरीके भी मिल रहे हैं। इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा भी है कि केंद्र सरकार अब बहनों के स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। इस माध्यम से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच पाएगी। सेब, संतरा, किन्नू, मशरूम, टमाटर, ऐसे अनेक उत्पादों की हिमाचल की बहनें देश के कोने कोने में पहुंचा पाएगी। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया है। बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, किसान उत्पादक संघ हो, वो इस फंड की मदद से अपने गांव के पास ही कोल्ड स्टोरेज या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। इससे अपने फल सब्जी के भंडारण के लिए उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हिमाचल के परिश्रमी हमारे किसान, बागवान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हिमाचल के किसानों और बागवानों से एक और आग्रह मैं करना चाहता हूं। आने वाले 25 सालों में क्या हम हिमाचल की खेती को फिर से ऑर्गेनिक बना देने के लिए प्रयास कर सकते हैं? धीरे धीरे हमें केमिकल से अपनी मिट्टी को मुक्त करना है। हमें ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ना है जहां मिट्टी और हमारे बेटे बेटियों का स्वास्थ्य उत्तम रहे। मुझे हिमाचल के सामर्थ्य पर विश्वास है, हिमाचल की युवा शक्ति पर विश्वास है। जिस प्रकार सीमा की सुरक्षा में हिमाचल के नौजवान आगे रहते हैं, उसी प्रकार मिट्टी की सुरक्षा में भी हमारे हिमाचल का हर गांव, हर किसान अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हिमाचल असाध्य को साधने की अपनी पहचान को सशक्त करता रहे, इसी कामना के साथ फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हिमाचल संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को भी देश में सबसे पहले हासिल करे, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज मैं सभी देशवासियों को कोरोना से सतर्क रहने का फिर आग्रह करूंगा। अब तक लगभग 70 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें देश भर के डॉक्टरों, नर्सेस, आंगनवाड़ी, आशा बहनों की, स्थानीय प्रशासन, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और भारत के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी तपस्या रही है। वैक्सीन तेजी से लग रही है, लेकिन हमें किसी भी तरह की उदासीनता और लापरवाही से बचना है। और मैं डे 1 से एक मंत्र बोल रहा हूं, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को हमें भूलना नहीं है। एक बार फिर हिमाचल के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।